कराची में जो है ना वो घर लेते हुए 2 सवाल पूछने पड़ते हैं। पानी आता है जी। पानी तो नहीं आता है एक पानी बारिश वाला और एक पानी पीने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि स्कीम 47 भी एक लॉन्च होगी। ये और आगे होगी, शंग्रीला सिटी से आगे, वो केडीए के अंडर होगी। ये है, एक चल रही है स्पेकुलेशन। अगर एक नॉर्मल सोसाइटी लें जहाँ पे गैस बिजली पानी है, एक नॉर्मल सोसाइटी है, कोई इतनी हाईफाई नहीं है, वहाँ पे भी आपको 120 गज का प्लॉट 1 करोड़ के आसपास मिल रहा है। ये सिर्फ मैं आपको प्लॉट की बात कर रहा हूँ। ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देके जाती, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम एक मिडिल क्लास लोग हैं। हम अपनी जमा पूंजी और अपनी सेविंग वगैरह करके, खुदा न खास्ता कोई भी मिसहैप आता है तो हम अपनी चीज़ लेके मार्केट में आ जाते हैं और ये कंसिडर नहीं करते कि मार्केट के हालात क्या है, मैच्योर है भी या नहीं है। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि यार रियल एस्टेट बेकार है, कुछ नहीं दे रही रियल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। इस दुआ के साथ कि इशरत हाल, नेक अहवाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल, उम्दा बोलचाल खुदा से पाएँ हम और हमारे अहलो अयाल, और हमारे मुल्क को भी हो नसीब सरबुलंदी, सरफराजी और उरूजो कमाल। तो कहिए आमीन और मिलिए हमारे आज के आला मेहमान से, जिनका नाम है ज़ीशान मेहदी और जिनसे हम बातें करने वाले हैं M9 रियल इस्टेट प्रॉपर्टी की। जी ज़ीशान, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अली, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आप जो है अपने छुट्टी वाले आपका दिन आप शुक्रिया, टाइम आपने निकाल के बुलाया पहुंच मुझे भाई। गए। ज़ीशान, M9 को लेके बहुत अरसे से जो है लोगों में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो वैसे जो अपनी कंजम्पशन के लिए भी बायर्स हैं, तो काफ़ी उनमें कन्फ्यूजन्स भी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, यानी सोहराब बोर्ड से शुरू करें और आगे तक जाएं तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों के पैसा भी फंसा हुआ है और उसके बारे में कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो आप अपने तजर्बे की रोशनी में ज़रा बताएं कि जैसे आपने जो अपनी जो आपकी एसोसिएट फर्म है और आपकी जो मार्केट रिसर्च का एक्सपीरियंस है, उसकी रोशनी में ज़रा बताएं कि क्या सिचुएशन है, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सी डेड इन्वेस्टमेंट है। देखें अभी जो सारी सोसाइटीज़ हैं ना M9 पर, जैसे गुलमोहर सोसाइटी है और अलकायम है, और भी एक सोसाइटी है रूमी है, रूमी बिल्डर्स भी आ गए हैं। मतलब सारे ही बिल्डर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन अब ये कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं एक डेड सोसाइटी है। देखें, डेड सोसाइटी हम इस वजह से कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। वहाँ पे कोई बिल्डर डेवलपमेंट नहीं करना। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं ऐसी, जैसे जो बहुत पुरानी है, जैसे मेहदिया सिटी है। ठीक है। ठीक है। काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रही। लेकिन इसको कंसिडर करें कि एक सोसाइटी है जो 50 किलोमीटर दूर है, सोराब गोट से 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे यूटिलिटीज़ का लाना एक बहुत चैलेंजिंग है। कराची के अंदर ही नहीं यूटिलिटीज़ तो बिल्कुल। अब आप गैस ले लें तो गैस तो अब कराची मेन शहर में गैस तो जहाँ से भी मिले ले लें, चाहे सिलेंडर में ले लें तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से हम उसे कंसिडर करते हैं एक डेड सोसाइटी। ठीक। अब जो M9 पे जो सोसाइटीज़ हैं, मेजॉरिटी 99% जो लोग ले रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, बट वो बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लिविंग के तौर पे वो ख़रीद रहा होगा। जैसे गुलमोहर सिटी है, अलकायम है, और भी सोसाइटीज़ हैं, ASF है, अलमुंतज़िर है, वहाँ पे GFS का है, वहाँ पे 7 वंडर सिटी, 7 वंडर GFS वालों का है। कोई भी ये सोच के नहीं ले रहा होता कि वहाँ पे हमने अभी ले रहे हैं और हम 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में वहाँ रहना शुरू कर देंगे। ठीक है। वो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ले रहे हो, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अभी तो जो सोसाइटीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो लोग ले रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि जैसे हम मिसाल के तौर पे गुलमोहर को ले लेते हैं। अब 2.5 साल पहले गुलमोहर में एक प्लॉट मिसाल के तौर पे 11 लाख का था, 125 गज का। जी। ठीक है। 125 गज का। आज वो बिल्डर, आप उसे बुकिंग कराने जाएं तो वो 21 लाख का दे रहा है। सेम ब्लॉक में? सेम ब्लॉक में। अच्छा। एक जनरल ब्लॉक उनका, वो 21 लाख की उसकी वो है। ठीक है। लेकिन उस तरह से मार्केट की सिचुएशन को देख के अभी मैच्योर नहीं होगा। ठीक है। सही है। तो
जो अब वो डेड नहीं है एक तरीके से। अच्छा, 1 मिनट मैं यहाँ पे ज़रा रोकूंगा। मैच्योरिटी से मुराद आपकी क्या है? क्योंकि ये जितने प्रोजेक्ट्स के आपने नाम लिए, स्पेशली गुलमोहर का बार बार तस्करा हो रहा है, तो इसमें भी यकीनन लोगों ने फाइलें रोटेट करके ओन तो लिया है, उसके ऊपर कमाया तो है, बिल्कुल लिया है, और वो लेकिन निकल गए अपनी फाइलें बेच के। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर कोई M9 पे ले रहा है किसी, तो वो लिविंग के तौर पे नहीं लेगा, ठीक वो है। हमेशा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का जो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं इकोनॉमी में, मुल्क के हालात पे। अब फ़र्ज़ करें अलकायम को ही ले लेते हैं, सही है। अब अलकायम सिटी है, लोग उसे अब कंसिडर करने लगे हैं कि वो डेड है, ठीक है। जबकि वो डेड नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। अब किसी ने इस नियत से 2.5 लाख का एक प्लॉट लिया है कि यार मैं 10 साल बाद वो 25 लाख का हो जाएगा। 10 साल बाद, आई थिंक 10 साल से तो ऊपर हो ही गए उस 10 प्रोजेक्ट को। मैं हाँ, वही जी कह जी, रहा हूँ ना, हाँ 2.5 साल की 2.5 लाख का बिल्कुल अगर बिल्कुल। लिया है तो 10, लेकिन उस तरह से नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के हालात आजकल अगर हम कंसिडर करें, गुलमोहर में अगर कोई 2 लाख ओन 2.5 लाख ओन कमा रहा था ना, तो आजकल के हालात में वो चीज़ रेट टू रेट भी है। अच्छा, जी, क्योंकि मुल्क के हालात नहीं। रेट टू रेट में तो लॉस ही है सच, क्योंकि 2 साल पहले की जो मनी की बाइंग पावर थी रुपए की, वो अब वो नहीं रही। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह है। तो वो डेड सोसाइटीज़ जो हैं, वो कोई भी, मैं किसी सोसाइटी को डेड नहीं समझता। वो डिपेंड करता है आपके मुल्क के हालात पे। जैसे ही बूम आएगा ना, तो मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। कब आएगा? कब आएगा? अभी इन नियर फ्यूचर टू बी ऑनेस्ट अभी के हालात नहीं है, देखें। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी थी, तो वो कह रहे थे कि जो रियल इस्टेट वापस अपने कदमों पे खड़ी हो सकेगी पाकिस्तान में, तो 2031 की बात कर रहे हैं वो। अब देखें 2031 तो नहीं पता, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम रियल इस्टेट वाले देख रहे होते हैं। ठीक है। उसमें सबसे मेन इंडिकेटर जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अभी इंटरेस्ट रेट है 22%। बिल्कुल ठीक है। अब अगर साल के बैंक 22% दे रहा है और उसमें भी वो चीज़ें कुछ एड अप करके वो 30% पे ले जाते हैं, ठीक है। तो कौन अपनी एक फंड या इन्वेस्टमेंट वो एक रिस्क पे लगाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के वो वहाँ चले जाते हैं कि भाई मुझे वहाँ से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पे मेन एक जो इंडिकेटर है ना, वो ये है इंटरेस्ट रेट। जब तक हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक में रखेगा। ठीक है। वो पैसा रियल इस्टेट में नहीं लाएगा। ठीक है। तो और इसका लॉस जो है वो जो अगर जिसने अपनी कंजम्पशन के लिया उसको हो जाएगा, क्योंकि उसकी और फाइल की वर्थ नहीं बढ़ेगी। मैं सिर्फ रियल इस्टेट की बात नहीं कर रहा, सारे ही बिजनेसेस और भी बहुत बिजनेसेस हैं वो नहीं होते। मतलब कहते हैं इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो बिजनेसेस के लिए सही नहीं है। अब 22% बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो ये कब से चला आ रहा है? तो इसकी मेन वजह एक ये है कि इंटरेस्ट रेट। फिर दूसरा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन वो भी हमने देख लिया कि इलेक्शन भी हो गए। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा, मैंने 6 महीने पहले भी जो एपिसोड की थी तो उसमें यही था कि इलेक्शन के बाद ज़रा सिचुएशन, बट वो तो इलेक्शन भी हो गए। वो पहले ही एक फोरकास्ट कर चुके थे कि नहीं लग रहे हालात सही होंगे। ठीक है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जब हम आज बैठे हुए हैं, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आया तो आप कुछ भी कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ले आएँ, कुछ कर लें, नहीं आएगा इन्वेस्टर। ठीक है। उसका ये है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट अभी फ़िलहाल नहीं है रियल एस्टेट में। और जाहिर है जब उसे साल के 30% मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए रख के उसे पैसे मिल रहे हैं 30%, तो उसे क्या ज़रूरत है कि भाई वो रिस्क ले, कोई किसी रियल्टर में फंस जाए, वो पता चला वहाँ फंस गए पैसे और उसे रिटर्न उस तरह से नहीं मिल रहा। तो ऑन अ सेफ साइड लोग फिर इसी तरफ आते हैं कि बैंक की तरफ चले जाएं। ठीक है, फिर हम चलें, अब ये वापस आते हैं जो हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि डेड सोसाइटीज़, और उसमें आपने 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स का भी नाम लिया जो कि रिनाउंड लोगों के हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ भी है, लेकिन आपने कहा कि वहाँ पे यूटिलिटीज़ नहीं है। तो देखें, ऐसी जगह पे जहाँ पे यूटिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद, क्योंकि जो लेमैन है ना, वो तो ये देखता है कि यार मुझे 1000-2000 महीने की किस्त में एक मुझे फ़ाइल मिल रही है, ठीक है चलो जब भी होगा, लेकिन मैं इतना तो महीने का मैं फ़ास्ट फूड खा लेता हूँ या मैं ज़ाया कर देता हूँ, तो वो उस फाइल ले लेता है वो, और उसको ये भी समझ नहीं है कि कौन से एनओसीज़ हैं कौन से नहीं हैं। तो ऐसी
सोसाइटीज़ जहाँ पे यूटिलिटीज़ नहीं हैं लेकिन वो फिर भी अपने एनओसीज कुछ दिखा देती हैं लोगों को, तो उसमें एक आम जो बायर है उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए या कौन सा एक लास्ट माइल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बाद उसका ट्रस्ट थोड़ा सा और हो जाए कि हाँ चलो ये मेरा पैसा सेफ जगह पे जा रहा है, या ये कि आई क्यूब कमर जो भी चांद पे लैंड करेगा तो वैसी कोई सोसाइटी नहीं निकलेगी कि बेआब हो गया बिल्कुल। देखें, डॉक्यूमेंट्स तो एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो हमें अगर ज़्यादा दूर है जैसे गुलमोहर वगैरह है और आगे है, ये एसडीए के अंदर आता है। जामशोरो वगैरह में भी लग जाते हैं ना फिर तो जामशोरो, ये जो गुलमोहर ले लें अलकान, ये एसडीए के अंदर आते हैं। ठीक है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट, ठीक है। और आगे चले जाएं तो वो जामशोरो, फिर और आगे चले जाएं तो वो एचडीए लगता है, हैदराबाद। अच्छा, ये एसडीए की हदूद कहाँ से शुरू हो रही हैं अगर हम हाईवे से जा रहे हैं टुवर्ड्स देखें? ये जो आपका एएसएफ है, गुलमोहर से पहले 4 किलोमीटर पहले है एएसएफ, ठीक है, और 4 किलोमीटर बाद है आपका कमांडर सिटी। सही है, तो इसकी हुदूद कमांडर सिटी है। फिर और आगे चले जाएं तो अब नया प्रोजेक्ट्स आए हैं, गुलमोहर वालों ने लॉन्च किया है ग्रीन्स के नाम से ना, गुलमोहर ग्रीन्स, बिल्कुल गुलमोहर ग्रीन्स है, फरहान अली वारिस है, बहुत सारी सोसाइटीज़ आ गई हैं। वहाँ पे आगे जाएं तो बुलारी एयरबेस लगता है, लास्ट एग्जिट भी शायद कोई बहुत आगे, कोई लास्ट एग्जिट, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। तो इसका हुदूद जो है वो आपका ये समझ लें नूरियाबाद से आगे एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इंडस्ट्रियल एरिया के बाद कुछ सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ तक है हुदूद। फिर आगे जो है वो डिफरेंट एरिया शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, जैसे पलारी एक कम्युनिटी है, उनकी काफ़ी ज़मीनें शुरू हो जाती हैं, वो बहुत आगे हम चले गए। ये समझ लें कि अगर ग्रीन्स है तो फरहान अली वारिस सोराब गोट से 90 किलोमीटर दूर है, गुलमोहर है वो 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तकरीबन डबल, ठीक है। तो ये सारा जो एएसएफ से लेके आगे मैंने आपको जितनी भी हुदूद बताई, ये 7 के ही अंडर आ रहा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये उसी के अंडर। अब उसमें हम क्या चेक कर रहे होते हैं? उसमें हम चेक कर रहे होते हैं एनओसी कि एनओसी, अब एनओसी में क्या लिखा हुआ होता है? एनओसी में लिखा हुआ होता है 100 एकड़ की हमने एनओसी दे दी, ठीक है। अब आप नक्शे में देख रहे होते हैं कि ये तो 700 एकड़ का माल बेच रहे हैं, ठीक है। अब सिलसिला ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि यार 700 एकड़ है तो ये 100 एकड़ की एनओसी कैसे? अब सिलसिला ये होता है कि इदारों में इन बिल्डर्स की बात चल रही होती है, वो हमसे ही पैसे लेके, मतलब आप आए, आपने बुकिंग कराई, अब इनके पास बुकिंग हो गई ABCD ब्लॉक की, ठीक है, इन्होंने वही पैसा उठा के इदारों में दे दिया, ठीक, सही है। पीछे की और एनओसी हमारे पास बिल्डर के पास आ गई। इस तरह से वो एनओसी एक जनरेट करते रहते हैं, लेते रहते हैं, लैंड क्लियर होता रहता है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, अब बिल्डर का इसमें मेन होता है कि बिल्डर के और कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक चीज़ भी देखने वाली होती है कि बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, ठीक है, मतलब बिल्डर के पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। अब जैसे गफूर है, गफूर का मैं अथोराइज डीलर हूँ, अब मुझे इतनी परेशानी नहीं होती कन्विंस करने में, मैं आपको अल गफूर के 25 प्रोजेक्ट गिनवा दूंगा जो उसने डिलीवर कर दिए, ठीक है, वहाँ पे रिहाइश हो गई, लोग रह रहे हैं, ठीक, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि और गफूर के 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, सही है। जो लोगों का ये होता है बिल्डर भाग ना जाए, सबसे बड़ा डर, एनओसी तो चले ले ली उसने, लेकिन कोई भी मिसहैप हो गया, कुछ भी हो गया तो बिल्डर तो भाग जाएगा, सही है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। हम अपने क्लाइंट्स को ये बता रहे होते हैं कि इसमें देखें 10 प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं ऑलरेडी यहाँ, तो क्लाइंट मुतमईन हो जाता है कि यार ये पुराने बिल्डर हैं, सारी चीज़ें हैं इनकी, तो हमें कन्विंस करने में आसानी होती है। तो एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक बिल्डर की खुद की रेपुटेशन है कि वो ऑन टाइम देता है या नहीं देता। अब मिसाल के तौर पे सायमा का ले लें, तो मुझे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद मैं बताऊं भी नहीं कि सायमा, ये आपको ऑलरेडी पता है भाई सायमा बिल्डर ऐसा है। जैसे किंग्स हैं, किंग्स वाले हैं, उनकी मुझे रेपुटेशन बता, इवन जब आप सायमा, किंग्स, गफूर का नाम लेते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, मैं तो वो एनओसी भी नहीं मांगते, ठीक है, लेकिन कोई बिल्डर नया होता है तो उस पे एनओसी पे बात आती है। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा अगर अगेन M9 के हम लैंडस्केप की बात करें तो वहाँ पे किंग्स और सायमा इस तरीके के बिल्डर्स के तो प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, या कोई हैं? किंग सिटी है, अच्छा,
ये रऊफ बिल्डर है, अल रऊफ के हम्म। नाम से। उनकी है अल रऊफ स्मार्ट सिटी गेट, ठीक है, उसमें ठीक है, आपने अल्लाह देखा। स्मार्ट सिटी, जी जी जी, अच्छा। जब आप एंटर होंगे ना तो हम्म। शुरू में अल रऊफ नहीं है, वो किंग्स की अच्छा ज़मीन है। अच्छा, लेकिन उन्होंने टाइटल उसको अलरोज से किया हुआ जी, है। किंग ठीक सिटी है। के नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया है, बुकिंग भी स्टार्ट हो गई सायमा है। का भी एक लास्ट माइल पे, बहरिया टाउन 2 के बाद एक मिलता है शायद सायमा सायमा का। मिड टाउन, मिड टाउन, जी वो जी। भी तकरीबन उन्होंने बुकिंग अपनी काफ़ी ठीक है। हद तक कर दी है। पीछे के आपको कुछ ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो भी उन्होंने लॉन्च किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सायमा के नाम पे ही फौरन उसकी बुकिंग अच्छा, हुई। एक और कैच जो इसमें यानी कि लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये बात वाज़ेह हुई है और ट्रेंड भी ये चला है कि जी वो जो फाइल है वो तो बड़ी सस्ती आ गई, लैंड कॉस्ट आपने 2 लाख में 3 लाख में दे दिया प्लॉट, बट फिर जब वो डीसी चार्ज किया उन्होंने तो वो डीसी तो भाई वो जो है वो 2 लाख का अगर प्लॉट था तो डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने 6 लाख 8 लाख इस तरीके के चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को कैसे कैप कर सकता है यूज़र एट द टाइम ऑफ बुकिंग? देखें, ये अभी रिसेंटली मैं आपको बात बताऊं, एक गफूर का प्लॉट में सेल कर रहा था, तो एंड यूज़र थे, क्लाइंट थे, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आप 27 लाख का तो ये हो रहा, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे? ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस जो करते हैं, रिलाय करते हैं, 5 महीने का वो है, प्रोजेक्ट है हमारा इंस्टॉलमेंट का, सही है। तो उसमें 5 महीने का, जैसे 5 साल का है तो उसमें ये सिलसिला होता है कि 5 साल बाद क्या इन्फ्लेशन होती है। ठीक है। अब जिस तरह से हमारी इन्फ्लेशन जा रही है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 साल पहले या 10 साल पहले जो इन्फ्लेशन थी, हमारे बिल्डर चार्ज करते थे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लेकिन आजकल एक प्लॉट 120 गज का जो प्लॉट है उसमें बिल्डर 5 से 6 लाख रुपए तो चार्ज कर ही रहा है, सही है। और अब तो ये, आपको मैं टॉपिक से हटके कुछ एक बात बताऊं कि अब तो ये नौबत आ गई है कि लोग, बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट के भी पैसे ले रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अच्छा, एडजस्टमेंट। जो भी उसने वहाँ पे फव्वारा लगा दिया है कुछ इस तरीके की कर दी कॉस्मेटिक्स, तो अब उसके भी? नहीं 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 अच्छा। नहीं, अब देखें, सिलसिला ये है कि 2020 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, सही है। अगर मैं चलें प्रोजेक्ट का नाम भी ले लेता हूँ, एक अथेंटिक बात हो जाएगी। आप देखें, हाईवे पे जब आप जाते हैं, सुराबगोट क्रॉस करते हैं, तो सोनी साहिबान एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ठीक है। उन्होंने रिसेंटली अपने जो अलॉटीज़ हैं उनसे 25 लाख रुपए मांग लिए हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एडजस्टमेंट क्या है कि सरिया जो है, जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो सरिया जो है वो फ़र्ज़ करें 1.5 लाख रुपए टन था, मिसाल ठीक है, के तौर, ठीक। मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आज वो 2 लाख रुपए टन है, तो उसके तो कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई। टनाटन हो गया वो तो हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सिर्फ ये मैं आपको एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो बिल्कुल रहा ठीक है। है, फिर सीमेंट है, सब चीज़ें हैं, सारी ऑल चीज़ें ओवर हैं। बिल्कुल। एक इन्फ्लेशन है ना, तो बिल्डर कमाएगा कैसे? तो उन्होंने ये भी एक एडजस्टमेंट कॉस्ट दे दी। तो मकसद ये है कि जब बिल्डर इस तरह से मांग रहा है तो वो तो जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो उसने पहले भी बताए हमें, उस पर तो वो आपका मतलब 10 लाख भी मांग सकता है, 12 लाख भी मांग सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से उसको हम जज नहीं कर सकते। सही। पाकिस्तान में जो अभी मामला चल रहे हैं, जिस तरह से एक इन्फ्लेशन के कोई हद नहीं है, और इसमें मेरे ख्याल से दामन भी नहीं छुड़ा सकते कि वो कहें कि चलो वन ऑफ दे दें उसको, कैश पेमेंट कर दी पूरी, लेकिन वो बाद में आपसे चार्ज कर सकते हैं बिल्कुल। आप, लेकिन मतलब लेकिन ठीक। एक रेंज हम बता सकते ठीक है। हैं क्लाइंट को अपने के 6 ठीक है। से 10, जैसे गफूर के फ्लैट्स होते हैं तो वहाँ पे हम इंटरनली पता कर लेते हैं कि भाई कितने करेंगे। अगर 1 बेड लाउंज है तो हमें बता देते हैं भाई 6 लाख होगी इसकी। अभी रिसेंटली मेमार में एक गफूर का प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली डेवलपमेंट चार्जेस मांगे अपने क्लाइंट से, तो उन्होंने 2 बेड लाउंज के तकरीबन 16 लाख रुपए मांगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, प्लॉट्स की नहीं। ठीक है। तो इस तरह से क्लाइंट को हम कह दें कि नहीं कुछ भी नहीं होंगे, उस वक्त तो क्लाइंट मुतमईन हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में एक सही बात नहीं होती। तो क्लाइंट को वही बताया जाए जो एक्चुअल पिक्चर है, उसे एक रेंज दे दें कि, और उसे ये भी बता दें कि भाई क्लाइंट इस तरह से भी आपसे कोई पैसे मांग सकता है, क्योंकि उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन में लिखा हुआ होता है कि अगर बिल्डर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें कुछ चेंजेस या एक्स्ट्रा पैसे वो मांग सकते हैं।
वो आप उस पर साइन करते हैं। असल में इसमें ये भी बड़ा मैटर करता है ना कि पिछले कुछ अरसे से मतलब आप जैसे थोड़ा एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग अब ज़रा इस तरफ आने लगे हैं, वरना पहले तो ये था कि पार्ट टाइम के तौर पे बैठ गए किसी की भी दुकान पे बिल्कुल और वो चलना शुरू, तो वो फिर वो कस्टमर को लेके चलने वाली अप्रोच नहीं होती थी, उनके कहते थे बस कमीशन आ जाए अपना, बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद जी ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, आप चेज़ करते रहें बस। तो ये बिल्कुल चीज़ ऐसे है, ही ये है। यकीनन बहुत सूरत हाल चेंज हुई है इस हवाले अब से। अब जो है काफ़ी ऐसे लड़के आ रहे हैं जो बाकायदा एक तो कुछ सर्टिफिकेशन भी कर कर आ रहे जी हैं, जी जी पढ़ कर भी आ रहे हैं, और दूसरा ये पढ़े लिखे लड़के आ रहे जी हैं। जी अब वो वाला सिलसिला नहीं है कि यार ये कुछ भी नहीं कर पाया है तो चलो एक अब मेरे ख्याल से लोगों ने सोचा कि जब सबसे बड़े इदारे ही रियल एस्टेट कर रहे हैं तो हाँ हम भी क्यों ना कर बिल्कुल लें पढ़ बिल्कुल। लिख के। अब तो आपको पता होगा कि SECP ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया है ये रियल एस्टेट वगैरह। अच्छा जैसे अच्छा आरिफ हबीब ग्रुप का एक अभी प्रोजेक्ट आया है सरजानी में, सिल्क गार्डन के नाम से, ठीक तो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड है SECP में, और उनमें वही लोग काम कर सकते हैं जो फाइलर हैं। ज़बरदस्त। और ठीक इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी चेंज हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब वो नहीं है कि बस चलते फिरते है ठीक है आपको किसी ने भी फाइल चिपका दी ठीक है और वो गायब हो गया, तो फ्रॉड के चांसेस भी बहुत कम हो गए अब। ठीक है। चलें थोड़ा समेटते हुए डिस्कशन को नॉर्दर्न बाईपास की तरफ निकलते हैं, क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया था कि आप जो है इन एरियाज़ में भी कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न बाईपास की तरफ कहाँ से कहाँ तक और कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऐसे हैं कि जो अट्रैक्शन रखते हैं फ़िलहाल देखिए नॉर्दर्न कस्टमर के लिए? बाईपास की जितनी भी हमारी जो ज़मीन है लेफ़्ट राइट, वो सब कहलाती है तेसर टाउन। ठीक सही है है। तेसर टाउन का जो ज़मीन कहला, असल में ये गवर्नमेंट लैंड था। अब उस स्कीम 45 है ना? स्कीम 45 ही कहलाता है। उसमें मेमार का कुछ हिस्सा भी आता है। अच्छा जी, मेमार का कुछ हिस्सा भी आता है स्कीम 45 में। फिर गार्डन सिटी है, फिर काफ़ी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, पंजाबी सौदागरान वालों की भी सोसाइटीज़ है। लेकिन मेन जो स्कीम 45 जो मेन है वो है तेसर टाउन। अब तेसर टाउन में कुछ बैलेटेड सेक्टर्स हैं और कुछ अनबैलेटेड है। एक तेसर टाउन में बैलेटिंग हुई थी, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, इशरत उल इबाद ने के ज़माने में 2006 में बैलेटिंग हुई थी। ठीक है तो लोगों के प्लॉट्स निकले थे, तकरीबन 50-60 हज़ार की बैलेटिंग हुई थी, तो उसके प्लॉट्स थे। तो वो एक बैलेटिंग वो हुई थी, और एक बैलेटिंग 2019 में हुई थी। आपको याद होगा सिल्क बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2019 में वो सेकंड बैलेटिंग। तो नॉर्दर्न बाईपास पे जो मेन जो हमारे सेक्टर्स हैं वो बैलेटेड सेक्टर्स हैं। ठीक है मतलब वो किसी प्राइवेट बिल्डर ने ओन नहीं किए हुए। ठीक है ठीक है। बाकी अब तकरीबन करंटली सारे ही बिल्डर स्कीम 45 या नॉर्दर्न बाईपास पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं उनमें वो मसला तो नहीं है कि वो फाइल जो है मल्टीपल नहीं लोगों को गई हुई है एक फाइल? नहीं, ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेसर टाउन में मैं 2014 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरी जो भी फाइल है जेन्युइन है वो जो भी फाइल है। देखें ये डबलिंग जो और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बिल्डर या तो खुद कर रहा होता है, ठीक है, या दूसरा तरीका होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ठीक है स्कीम 45 में से पहले स्कीम 33 में मैंने काम किया है 5 साल। ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम सबसे मुश्किल है। अच्छा, जिसने कोऑपरेटिव का काम कर लिया बस वो हर जगह काम कर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से? डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, और वहाँ पे डबलिंग होती है असल में। कुछ सोसाइटीज़ हैं जैसे कुरैशी सोसाइटी है, वहाँ पे डबलिंग होती है। बिल्डर सोसाइटीज़ में बहुत कम चांसेस होते हैं कि बिल्डर के एंड से कोई ऐसी चीज़ें हों, या तो अनइंटेंशनली हो सकता है, वैसे आपकी रिकॉर्ड का कोई एरर आ गया, आपकी 2 फाइलें बन गई, ठीक है, अनइंटेंशनली हो, या इंटेंशनली बिल्डर कर रहा है कि उसके इंटेंशनली 2 फाइलें वो बना रहा है। लेकिन इस तरह से अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिल्डर इस तरह करता होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को अब बहुत अवेयरनेस है। अब वो वाले मामला नहीं है पुराना कि चूना लगा दिया या कब्जे हो गए, अब वो सिलसिला नहीं है। तो तकरीबन स्कीम नॉर्दर्न बाईपास पे सारे ही बिल्डर हैं। एक सादी टाउन का बिल्डर है, पार्कलैंड वाले, ठीक है, उनका वहाँ पे गुलशन सादी, वो नॉर्दर्न बाईपास पर पहुँच चुके हैं। एक एमएल बिल्डर है जिन आपने नाम सुना होगा शंग्रीला सिटी का, जी जी, ये वहाँ पर है, ठीक। और बाकी जैसे गफूर है, गफूर ग्रीन सिटी, चाइल्ड वाले वहाँ पहुँच चुके हैं।
जीएफएस वाले वहाँ पर हैं, तो सारे ही जो बिल्डर हैं नामी गिरामी वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये तो मैं आपको उनका बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को हैंड ओवर कर दिए, और वो जो बैलेटेड लैंड है वो अलग है। वो अलग है। जाहिर है उस पर कुछ जाहिर है आपका अगर प्लॉट निकला है तो वो तो उस पर तो बिल्डर कुछ भी नहीं कर वो तो सकता, आपका अपना ही है, वो तो ठीक, आपका अपना है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। तीन चीज़ों में अगर हम स्कीम 45 को डिवाइड कर सकते हैं कि एक प्राइवेट सोसाइटी, एक बैलेटेड लैंड और एक अनबैलेटेड, ये तीन एक उसमें डिवाइड कर सकते हैं स्कीम 45। अनबैलेटेड का क्या आगे देखें जैसे 2006 में हुआ तो अनबैलेटेड ज़मीन थी, ठीक है। अब वो अनबैलेटेड कुछ ज़मीन 2019 में बैलेटेड हो ठीक गई। है, अब ये नेक्स्ट फेज कब है इसका? अब नेक्स्ट वीक की तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो कब आता है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि स्कीम 47 भी एक लॉन्च होगी, ये और आगे होगी, शंग्रीला सिटी से आगे, वो केडीए के अंडर होगी। ये है एक चल रही है स्पेकुलेशन। तो वो तो गवर्नमेंट का पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब फैसला लेती है, कब, क्योंकि ये सोसाइटी, क्योंकि ये पूरी स्कीम्स लॉन्च करना भी मतलब काफ़ी मतलब मगजमारी का काम है। नहीं, बड़ी बड़ी स्कीमें तो बना लेते हैं लोग, ये तो छोटी सी स्कीम है। तो बस ये है स्कीम 45 का मतलब स्कीम 33 में जब भी पिच करता हूँ स्कीम 45, तो मैं हमेशा यही पिच करता हूँ कि स्कीम 33 में 8-8 लाख का प्लॉट था। बिल्कुल ठीक है। कोई लेने को तैयार नहीं था। 1995 की अगर मैं बात करूँ, न्यू रिजविया में 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का प्लॉट था। मतलब कहते थे क्या, आज वही प्लॉट आपको पता है करोड़ों का है। बिल्कुल सही है, सही। एक एवरेज सोसाइटी, तो यही चीज़ में अपने क्लाइंट को यही समझाते हैं कि यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी अब स्कीम 45 में, क्योंकि स्कीम 33 अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैच्योर हो चुका है। ठीक है। अगर एक नॉर्मल सोसाइटी लें जहाँ पे गैस बिजली पानी है, एक नॉर्मल सोसाइटी है, कोई इतनी हाईफाई नहीं है, वहाँ पे भी आपको 120 गज का प्लॉट 1 करोड़ के आसपास मिल रहा है। ये सिर्फ मैं आपको प्लॉट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर गैस बिजली पानी है तो वो नॉर्मल सोसाइटी नहीं रही, वो फिर बहुत एक एलिट एरिया हो गया वो, कि वहाँ पे गैस भी है, बिजली भी, पानी भी। बिल्कुल। असल में कराची में जो है ना, वो घर लेते हुए 2 सवाल पूछने पड़ते हैं, पानी आता है? जी। पानी तो नहीं आता है। एक पानी बारिश वाला और एक पानी पीने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी स्कीम 45 में। ठीक है। बस इसमें मेन कंसिडर ये होता है कि इन्वेस्टमेंट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उन्हें यही सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आपकी होल्डिंग पावर क्या है। ठीक है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट में सबसे मेन चीज़ है होल्डिंग पावर। ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देके जाती, लेकिन हमारे ये है कि हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, हम अपनी जमा पूंजी और अपनी सेविंग वगैरह करके, खुदा ना खास्ता कोई भी मिसहैप आता है तो हम अपनी चीज़ लेके मार्केट में आ जाते हैं, और ये कंसिडर नहीं करते कि मार्केट के हालात क्या है, मैच्योर है भी या नहीं है। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि यार रियल एस्टेट बेकार है, कुछ नहीं दे रही। अच्छा, प्लस मेरे ख्याल से लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़रा वहाँ पे भी वो गलत सेट होती है। वो कहते हैं यार एक बहरिया की फाइल पे जितना कमा लिया एक आदमी ने, तो वो जो है वो उसको किसी XYZ किसी भी M9 की सोसाइटी पे मिल जाएगा। ये भी ज़रा लोगों को भी अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वो तो M9 देखें सारी बात होती है। अब जैसे हमारी एक कम्युनिटी है कराची में, मेमन कम्युनिटी, ठीक है, ठीक है, मेरा मेमनों के साथ और ये इनके इन्वेस्टमेंट, उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि उन लोगों में होल्डिंग पावर होती है और मैसिव होल्डिंग पावर होती है। ठीक है, ठीक वो है। किसी तरह भी मैनेज करके उस चीज़ को होल्ड करते हैं। ठीक है, और वो फिर जाहिर है कमाते भी हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही एक चीज़ देता हूँ कि आप ये चीज़ खरीदें, लेकिन आपकी होल्डिंग पावर क्या है, मतलब आपकी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। तो यानी आप जो है कंक्लूजन की तरफ अगर हम आएँ, तो आपकी इस डिस्कशन से जो हमारे देखने वालों के लिए या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी टिप तो ये निकल के आ रही है कि ठंडा करके खाएं। जी बिल्कुल। ठीक है। देखिए, मैं जब भी पिच करता हूँ लोगों को और इन्वेस्टर्स को, मैं उन्हें 2-3 चीज़ें यही कहता हूँ कि भाई आप एक तो होल्डिंग पावर जहन में रखें, ये आजकल सबसे मेन है। मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ चीज़ दिलाते हैं, वो 1 साल बाद हमारे पास आ जाते हैं कि यार इसे आप बेच दें। ठीक है। अब क्या कंसिडर हालात किस तरह के हैं, क्या है, अब अगर बूम पर है तो वो उनकी लक है,
कि उन्हें ओन भी मिल जाएगा उस पर, लेकिन अगर नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ माइनस में चली जाए। बिल्कुल ठीक है। सही है। तो जाहिर है कोई बायर नहीं है, और इसका ताल्लुक ये होता है कि जाहिर है हालात एक हैं, इन्फ्लेशन है, लोगों में बाइंग पावर नहीं है। अब अगर किसी ने ये सोच के 10,000 मंथली 3 साल पहले 4 साल पहले कि मैं अफोर्ड कर लूँगा, और एक सैलरी क्लास आदमी है, तो 3 साल पहले की इन्फ्लेशन और आज की इन्फ्लेशन आप अंदाज़ा लगा लें, उस हिसाब से उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई बिल्कुल। जिसमें तो उसकी सैलरी तो एक लिहाज से कम हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह के 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग मार्केट में आ गए वही फाइल लेके, तो वो फाइल कैसे फिर ओन लेके जाएगी। तो ये सारी साइंस है। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें, अपने इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें बता देते हैं कि होल्डिंग पावर होनी चाहिए, आपका माइंड क्या है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास 5 लाख रुपए लेकर आए, आपने कहा ये 5 लाख रुपए हैं, इसमें कोई, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कब इसका ROI मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप रिटर्न कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप 1 साल बाद मेरे सर पे आके खड़े हो जाएंगे कि यार ये चीज़ तो आपने दिलाई थी, अब इसके यार 10 लाख के 20 दिला दो। ठीक है। रिटर्न उसके हिसाब से फिर हम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए आखिरी सवाल मैं करूंगा जो यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन में भी होता है। M9 की डिस्कशन जब हो रही होती है कि ये मलिर एक्सप्रेस वे जी, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है वहाँ का सिनेरियो M9 देखें का? अभी के सिनेरियो में मलिर एक्सप्रेस वे अगर कंप्लीट भी हो जाए, देखें मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं किसी ठीक है, बिल्कुल बिल्डर या उससे तो एफिलेट हूँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता अभी 2024 में भी अगर ये कंप्लीट हो जाए कि इसका कोई इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड ठीक है, आएगा। देखें ठीक है। ये एक हाईलाइट और वीडियोस उसके लिए तो बड़ा ही अच्छी ये चीज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो अभी हालात हैं, मतलब लॉन्ग टर्म पे इस पे असर है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे अगर आप कहें कि एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो गया, जादुई छड़ी नहीं है कि बस इनॉग्रेशन हुई और आपने बस गुलमोहर अलकायम पे बिल्कुल, 5-5 लाख ओन पे फाइलें मिलने लगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। है। थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो इम्प्रूव होगी, और M9 ये मलिर एक्सप्रेस वे का जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आएगा। ठीक है। फौरी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला। चलें ठीक है। थैंक यू ज़ीशान, आपने बड़ा नहीं, डिटेल्ड thank you, जो है एनालिसिस और अपनी मार्केट की जो इंसाइट है आपकी वो शेयर की। यकीनन वो देखने वालों के लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा आला पॉड।